हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड ज़ूलॉजी प्रोफेसर फ्रॉम जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। हमारे समय ये कॉलेज था एंड ये मेरा यूट्यूब चैनल है आदर्शालय, जिसमें आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं प्रेजेंटली हम एक सीरीज ऑफ क्लासेस देख रहे हैं या वीडियोस, जिसमें आज का हमारे ये पार्ट 9 है। अभी हमारा हम जो एनसीईआरटी के सिलेबस या सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से चैप्टर यूनिट 7 का चैप्टर 6 देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने देखा कि इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस डीएनए मोस्टली है, कभी-कभी आरएनए भी है। ये बने हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। दैट इज द डीएनए एंड आरएनए केमिकल स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। एक-एक न्यूक्लियोटाइड शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से बनता है। नाइट्रोजनस बेस 4 तरह के होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायमीन। जो थायमीन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से इन आरएनए। इनकी पैकेजिंग यूकैरियोट में ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इनकी लंबाई, इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कम होता है, तो उनको ज़िप करना होता है, तो वो न्यूक्लियोसोम्स के यूनिट से इनको पैक करते हैं। फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफॉर्मेशन, बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड ट्रांसडक्शन से प्रूव किया गया कि यस, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, वो हम देख चुके हैं। सेंट्रल डॉग्मा हमने देखा है कि डीएनए के पर्टिकुलर लेंथ या जीन की तरह काम करते हैं, और ये बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दे प्रोड्यूस आरएनए, जिसमें स्पेसिफिकली जब ये डीएनए अपना मैसेज एनकोड करता है, जिसको डीकोड करना होता है, तो वो आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। और इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड का सीक्वेंस सिक्रीट होता है, सिंथेसाइज होता है, सॉरी, और बनता है प्रोटीन। एंड दिस इज द कॉल्ड एज द सेंट्रल डॉगमा, दैट इज द सेंट्रल द theory of central dogma in the molecular biology is this, जिसके अंतर्गत ये डीएनए एनकोड करता है मैसेजेस को इन फॉर्म ऑफ कोडोजेंस, और आरएनए डिकोड करता है अपने कोडॉन्स की सहायता से। कोडोजेंस कोडॉन के रूप में, सॉरी, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं मैसेजेस इन फॉर्म ऑफ कोडोजेन, और यहाँ से आरएनए में ये एनकोड करते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट जेनेटिक कोड्स। और इन एक-एक कोड कितने तरह के स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करता है, इसके बारे में हम पूरा यहाँ तक हम देख चुके हैं कि कैसे इनके निमोनिक्स से हम याद रख सकते हैं अच्छे से कौन सा अमाइनो एसिड डिकोडेड होता है किस ट्रिपलेट अमाइनो एसिड से। तो इतना तक हम देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ दिस जीन, सॉरी, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन का एक्सप्रेशन अभी तक का जो हम देखते आ रहे हैं, अप टू ट्रांसलेशन, जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, इसका मतलब होता है जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, इन फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स, इन फॉर्म ऑफ कुछ मेटाबोलाइट्स, इन फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शंस, इन फॉर्म ऑफ द ऑर्गन्स गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, उनके बिहेवियर्स, उनका डिफरेंट सेल का डिफरेंशिएशन, ये सारे काम के लिए जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। और इन जीन्स को एक रेगुलेटेड वे में काम करना होता है। कुछ जीन्स हमेशा काम करते हैं, जब तक लाइफ है तब तक काम करते हैं, जिनको हम कंस्टिट्यूटिव जीन कहते हैं या हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं। और कुछ जीन्स बहुत ही रेगुलेटेड वे में काम करते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी के सारे सेल्स में जीनोम एक जैसा होता है। एक तरफ एक बार जाइगोट बनता है by the fusion of the male and female gametes, जो मेल एंड फीमेल से आते हैं, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम। और एक जाइगोट जो बनाता है, वो एक जाइगोट से by the process of multiplication, cell differentiation and various embryological aspects, ये एक सिंगल सेल विथ अ डेफिनेट जीनोम पूरी ऑर्गेनिज्म को बनाता है, पूरी बॉडी, चाहे वो माइक्रोब्स हो, विदाउट न्यूक्लियर प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स हों, चाहे वो यूकैरियोटिक ह्यूज एनिमल्स हों, सब बने हुए होते हैं ओरिजिनली एक सेल के। तो डेफिनेटली हर सेल में जो जितने सोमैटिक सेल्स हैं, जब तक इनका माइटोटिक डिवीजन से ये एक्सपैंड कर रहे हैं, डेफिनेटली दिस कैन बी वेल अंडरस्टूड कि सब में जीनोम एक जैसा है। असेंबली इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन ए जीन, ये जितने भी, अब ये जितने सेल्स हैं, मान लीजिए ये स्टेम सेल बना, जाइगोट के बाद सेल का डिफरेंशिएशन हुआ, और उसके बाद
स्टेम सेल्स बने बोन मैरो में। अब ये बनाएंगे इतने तरह के सेल्स, मसल सेल, फैट सेल, लिवर सेल, आई सेल, जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, नर्वस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, सब तरह के सेल्स बना रहे हैं। सब में जीनोम एग्जैक्टली सेम है, पर क्या सब एक साथ एक जैसा काम कर रहे हैं? नहीं। आंख के सेल्स आंख के से रिलेटेड, आई साइट से रिलेटेड, आई और के पार्ट से रिलेटेड एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को इन फॉर्म ऑफ इन टर्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन। लिवर के सेल्स उस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के जीन्स डिफरेंटली एक्सप्रेस करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जीन को, दिस इज कॉल्ड जीन रेगुलेशन। कौन से जीन को कब स्विच ऑन होना है, कौन से जीन को कब स्विच ऑफ होना है, दिस, ये जिस सिस्टम से बॉडी के अंदर होता है, एंड माइंड इट, ये सब हमारे शरीर में चल रहा है, हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो रेगुलेशन का सिस्टम ऑफ जीन्स किस तरह काम करते हैं, इसको हम कहते हैं ओपेरॉन कंसेप्ट। ये ओपेरॉन कंसेप्ट में को ऑब्जर्व, हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया है, और खास तौर से इसको प्रपोज किया गया था, इसको एक्सप्लेन किया गया था बाय द टू साइंटिस्ट। एक हैं जैकब एंड दूसरे हैं मोनाड। ये एक पेरिस के हैं, एक लंदन के हैं। 1961 में इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, और 1965 में इनको इस ओपेरॉन्स कंसेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन के लिए नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। और तो इन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया था जो सिस्टम चल रहा है, एंड ही एक्सप्लेन्ड कि इन विद इन द बॉडी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ genome, different type of cells producing or expressing different types of genes, जिनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो बॉडी के अंदर जीन्स हैं जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको हम दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है कंस्टिट्यूटिव जीन, यस, सी हियर, हाउसकीपिंग जीन्स और कंस्टिट्यूटिव जीन्स। लैंग्वेज आप इन सब रिप्रेजेंटेशन से ले सकते हैं, या अंदर के स्लाइड्स में सारा आपको, यहाँ पे आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए रेगुलेशन और एक्सप्रेशन क्या है। सारा कुछ आगे के स्लाइड्स में आपको नोट्स के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में दिया हुआ है, जिससे आप अपना नोट बना सकते हैं। तो हम देख रहे थे जीन के टाइप्स। जीन बेसिकली हम ब्रॉडली दो भाग में बांट सकते हैं बॉडी के जीन्स। कुछ जीन्स कंटिन्यूअसली वर्किंग हैं, ये लगातार जब तक लाइफ है तब तक ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज कंस्टिट्यूटिव जीन्स। और कंस्टिट्यूटिव जीन्स और हाउस कीपिंग जीन्स, ये हाउस की सफाई हमेशा करते रहते हैं, और इसलिए ये हाउस कीपिंग जीन्स हैं, जिनके एग्जांपल्स हैं ऑल द रेस्पिरेटरी एंजाइम, हेक्सोकाइनेज जो ग्लाइकोलिसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है, देन प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, जिनकी जब भी जीन का एक्सप्रेशन होगा, जब मैसेंजर आरएनए एक्टिव होगा और डिकोड करेगा मैसेज को, तब जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस काम पे रहते हैं, एक्शन पे रहते हैं। सो दे आर द continuously working genes and they are constitutive or housekeeping genes, whereas other group of genes जिनको डिफरेंटली काम करना है, आई के सेल के जो जीन्स हैं वो अलग तरह से काम करेंगे, लिवर के सेल्स की जीन अलग तरह से काम करेंगे। सेल का जब डिफरेंशिएशन होगा, जाइगोट से मोरुला बना, तब तक तो जीन्स एक तरह से एक्सप्रेस हो रहे हैं, पर ब्लास्टुला और गैस्ट्रुलेशन के बाद जब डिफरेंशिएशन शुरू होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होता है, टिश्यू बनना शुरू होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स अलग-अलग तरह से काम करने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? जीन्स, जीनोम तो सेम है, तो मतलब कि कुछ जीन्स को स्विच ऑफ करना पड़ेगा ताकि वो लिवर के सेल्स के जो जीन है लिवर की तरह काम करें, बाकी का जो जीनोम है उसको ऑफ रखो। जैसे जहाँ पर बिजली है, बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं किसी एक जगह पे, हमको जहाँ पे एरिया, जिस एरिया को रोशन करना है वहाँ का स्विच जलाते हैं, बाकी के स्विच ऑफ रखते हैं। तो वही सिस्टम से हम कंपेयर कर सकते हैं बॉडी के जीन के एक्सप्रेशन को। तो जो हमेशा जो पैसेज को एनलाइटन कर रहा है, जिसको कि हमेशा जिसमें रोशनी रहनी चाहिए, वो हो गए हाउसकीपिंग जीन्स। और बाकी के जीन्स जिनको जरूरत के हिसाब से ऑन ऑफ होना होता है, उन जीन्स को हम कहते हैं रेगुलेटेड जीन्स और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। ये जीन्स कैसे अपना रेगुलेशन होता है इनका, इनकी वर्किंग को, कभी इनको ऑफ होना होता है तो वो हो जाता है नेगेटिव रेगुलेशन, कभी इनको ऑन होना होता है, हो जाता है पॉजिटिव रेगुलेशन। दैट इज द पॉजिटिव जीन रेगुलेशन एंड नेगेटिव जीन रेगुलेशन। जीन का बनना शुरू, जीन का एक्सप्रेशन
एक्सेलरेट हो, पॉजिटिव हो गया, डीजेनरेट हो या स्विच ऑफ कर दिया जाए, वो हो गया नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन को हम रिप्रेसिबल रेगुलेशन कहते हैं, और पॉजिटिव या इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सप्रेशन। इसके बेस्ट एग्जांपल है लैक। अब हम आगे ये देखेंगे कि ये जो रेगुलेशन होता है, इस रेगुलेशन के लिए सिस्टम ऑफ जीन्स की जरूरत होती है, एंड दैट सिस्टम ऑफ जीन इज कॉल्ड एज ओपेरॉन। ये ग्रुप ऑफ जीन्स एक साथ काम करते हैं डीएनए के एक एक पोर्शन पे जो जीन की तरह काम कर रहा है। दिस इज द एंटायर पोर्शन ऑफ जीन जिसपे दो सेट ऑफ जीन्स हैं, एक रेगुलेटरी जीन हो गया और एक फंक्शनल जीन हो गया जो स्ट्रक्चरल जीन बनाता है। दोनों के अपने अपने यूनिट हैं, ये तो हम देख करके आ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में। ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट्स हैं, रेगुलेटरी जीन का भी अपना प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है एंड टर्मिनेटर है। इसी तरह से जो स्ट्रक्चरल जीन, जिस जीन का वो एक्सप्रेस करना है, उसका अपना ग्रुप है, प्रोमोटर है, ऑपरेटर है। स्ट्रक्चरल जीन या जीन्स हैं। प्रोकैरियोट में एक साथ बहुत सारे जीन्स होते हैं, ये भी हम देख करके आए हैं कि प्रोकैरियोट का जीन जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए बनता है, जिसपे एक साथ कई एक जीन कई एक अमाइनो एसिड्स के लिए या कई एक प्रोटीन के लिए सिंथेसिस हो सकती है, जिसको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं, जहाँ मैसेंजर आरएनए कई एक राइबोसोम्स के साथ अटैच होके कई तरह के प्रोटीन एक साथ बनाता है। डेफिनेट इसको हम डिटेल्स में लैक ओपेरॉन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें 3 तरह के जीन्स एक साथ बनते हैं एक लैक ओपेरॉन में, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। तो दैट डिटेल्स हमको पढ़ना है लैक ओपेरॉन डिटेल्स में एनसीईआरटी में, तो हम तब देखेंगे। जबकि रिप्रेसिबल जीन है तो तो एक तरह का आपका रेगुलेशन हो गया। अब हम मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा ओपेरॉन क्या है और कैसे ये ओपेरॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं डीएनए पर डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, जिनको हम कहते हैं ओपेरॉन। ये ओपेरॉन पॉजिटिव हो सकते हैं, जीन के एक्सप्रेशन को एक्सेलरेट करते हैं, ये नेगेटिव हो सकते हैं, जीन के एक्सप्रेशन को बंद करते हैं। तो बंद करने वाला नेगेटिव है या रिप्रेसिबल है। इनको हम इनका दूसरा नाम है इंड्यूसिबल। जो पॉजिटिव रेगुलेशन है इसको हम इंड्यूसिबल भी कहते हैं, इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन, जिसमें या इंड्यूसिबल रेगुलेशन जिसमें एक्टिवेटर फैसिलिटेट्स ट्रांसक्रिप्शन, जहां ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ता है, और नेगेटिव is repressible in regulation. It is, ये सब टर्म्स आपको, राइटिंग मेरी बहुत खराब है, आप राइटिंग पर जाइए ही नहीं, आप सिर्फ सुन के समझिए, सब कुछ आपको आगे के स्लाइड्स में मिलेंगे। नेगेटिव रेगुलेशन में रिप्रेस किया जाता है जीन का, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे ही बंद किया जाए, उसको कहते हैं रिप्रेसिबल रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन। दिस इज द, ये चल रहा है जो रेगुलेशन एक्सप्रेशन जीन का, उसको स्टॉप करना है। स्विच ऑफ इज रिप्रेसिबल, स्विच ऑन इज इंड्यूसिबल। यहाँ पे रिप्रेशर या रेगुलेटर जीन जो रिप्रेशर प्रोड्यूस करता है, ये बंद कर देता है इस पूरे सिस्टम को, स्विच ऑफ कर देता है, तब ये हो गया रिप्रेसिबल। और ये जब स्विच ऑन कर देता है तो ये हो जाता है इंड्यूसिबल सिस्टम या रेगुलेशन। This is the positive and negative systems. Now, इसके पहले कि हम ओपेरॉन सिस्टम देखें, हम ये देखते हैं कि जीन का रेगुलेशन का नीड क्या है, क्यों इसको नीड बेस्ड जीन रेगुलेशन। ये तो हम देख चुके हैं कि कुछ जीन्स लगातार काम करते हैं और कुछ जीन्स नीड बेस्ड काम करते हैं। तो वो नीड्स क्या क्या हो सकते हैं? 5 तरह के नीड्स हो सकते हैं रेगुलेशन के लिए। जीन के एक्सप्रेशन की जरूरत कहाँ के बेसिस पर, नीड के बेसिस पर। पहला हो गया मेटाबॉलिक नीड, जैसे कुछ मेटाबोलाइट्स जब बॉडी में आ जाते हैं एज द एक्टिवेटर, जो एक्टिवेट करता है सिस्टम को, इन मेटाबोलाइट्स को, फॉर एग्जांपल ई कोलाई में लैक्टोज अगर आ जाता है इस मीडियम में, ये एग्जांपल हम इसलिए दे रहे हैं कि ये लैक ओपेरॉन का बेस्ट एग्जांपल है, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ई कोलाई को जैसे ही लैक्टोज मिलता है
ये लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है और ये जा करके इस रेगुलेटरी जीन्स के साथ बाइंड करके प्रोमोटर को एक्टिवेट कर देता है। अगर आपको याद होगा, हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम ज़रूरी होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज को ये एक्टिवेट कर देता है और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है। तो ये हो गया मेटाबॉलिक नीड। जैसे लैक्टोज के लिए ज़रूरी होता है बीटा गैलेक्टोसाइड साइडेज एंजाइम बनाना होता है, जो इस लैक्टोज के ये कार्बन को यूज़ करने के लिए इसके अंदर जो गैलेक्टोसाइड बॉन्ड है उसको तोड़ता है और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में बदलता है और उसके बाद इस तरह से वो कार्बन को यूज़ करता है, तो दैट इज़ द मेटाबॉलिक नीड। अब दूसरे तरह का नीड है फिजियोलॉजिकल नीड। मान लीजिए बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ गया एक्सेसिव ग्लूकोज कंजम्पशन की वजह से, तो डेफिनेटली पैंक्रियास को इंसुलिन और बढ़ाना पड़ेगा सिक्रीशन सिक्रीट करने के लिए, जब तक कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हो जाए। तो ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल नीड, जिसके लिए इंसुलिन एक एग्जाम्पल हो गया। और उस यहाँ ये भी ध्यान देना है कि ये जो जीन्स हैं इनको रेगुलेटरी एक्शन करना है, इनको स्विच ऑन होना है, काम हो जाने पर स्विच ऑफ भी करना है। फिजियोलॉजिकल नीड हो गया सेकंड। थर्ड है आपका एनवायरमेंटल नीड। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, जो कि सराउंडिंग में एनवायरमेंट जैसे जो फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट है, लाइट से क्लोरोफिल प्लांट का क्लोरोफिल लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो लाइट की तरफ मूव करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो लाइट की तरफ या लाइट के अगेंस्ट मूव करते हैं। तो ये हो गए, तो ये मूवमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि उस तरह के जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। तो ये हो गया एनवायरमेंटल नीड। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते हैं, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नीड है, that is called as the embryological or developmental biological और सेल डिफरेंशिएशनल नीड। जो डिफरेंशिएशन के बेसिस पर जब सेल्स में, जब हम पहले भी देख चुके हैं कि जब जाइगोट बनता है तो सारे जीन्स जाइगोट के जो हैं वही डिवाइड होते हैं। जब सेल डिवाइड होते हैं, मॉड्यूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, तब तक ऑलमोस्ट सारे जीन हर सेल के एक तरह से बिहेव करते हैं। पर गैस्ट्रिलेशन के साथ जब जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनने लगते हैं, ऑर्गन का डिफरेंशिएशन होने लगता है, तब अलग-अलग रीजन के जीन्स सेल्स के जीन्स अलग-अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं। जैसे जो लीवर के सेल्स हैं वो लीवर बनाने के लिए एक्सप्रेस करेंगे, बाकी के सेल्स स्विच ऑफ रहेंगे। आई के सेल्स आई से रिलेटेड प्रोटीन्स बनाने लगेंगे, मान लीजिए 3000 प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन बनाएँगे, बाकी के सेल्स का जीन, बाकी के जीन स्विच ऑफ रहेंगे। तो ये डिफरेंशिएशनल लेवल हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया रेगुलेशन के लिए। फैक्टर्स क्या है? नीड है। अब दूसरा हो गया लेवल ऑफ रेगुलेशन, किस किस लेवल पे रेगुलेशन हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स आपको हम आगे के नोट्स में एक-एक चीज़ मिल जाएगी, इसलिए अभी मैं मिटाती जा रही हूँ, आपको समझाती जा रही हूँ। नाउ लेट अस सी, हम देखते हैं, अब हम देख रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रेगुलेशन का, दैट इज़ द लेवल ऑफ रेगुलेशन। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा है ट्रांसक्रिप्शन बहुत आसान होता है, कपल्ड होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में ही होती है। और इसीलिए इसको जब रेगुलेशन ऑफ जीन का एग्जाम्पल डिटेल में पढ़ना है तो प्रोकैरियोट का ही पढ़ना है हमें, जिसमें जो ओपेरॉन सिस्टम है, ये ओपेरॉन सिस्टम भी हम देख चुके हैं कि ओपेरॉन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ जीन्स। दो तरह के इंपॉर्टेंट जीन्स यहाँ पर हैं, एक है रेगुलेटरी जीन्स, ये ग्रुप ऑफ जीन्स रेगुलेटरी जीन्स हैं, जो रेगुलेटरी एक्शन कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। और ये फंक्शनल जीन का प्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो दोनों के अपने-अपने यूनिट हैं। इसका अपना प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन जो रेगुलेटरी जीन बनाएगा, और अपना टर्मिनेटर है। और स्ट्रक्चरल जीन, फंक्शनल जीन जिसको एक्सप्रेस करना है, उसका अपना ट्रांसक्रिप्शन एंड यूनिट है, जो ट्रांसलेशन यूनिट को एक्टिवेट करेगा। अपना प्रमोटर है, अपना ऑपरेटर है। ऑपरेटर आपको याद हो, अगर ट्रांसक्रिप्शन सिग्मा फैक्टर आता है, जो प्रोमोटर के साथ जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है और प्रोमोटर को आगे बढ़ाता है स्ट्रक्चरल जीन बनाने के लिए। तो ये जो जीन का सिस्टम है, ये अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को मूव करना है। प्रोकैरियोट्स में चूंकि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन
कपल्ड होते हैं, तो इसलिए दोनों लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे और ट्रांसलेशन के लेवल पे, बट प्राइमरीली बेसिकली एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अगर रोक दिया जाए, रेगुलेट कर दिया जाए जीन के एक्सप्रेशन को, तो वहीं पर बंद हो जाता है। जबकि यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन कई एक लेवल इन्वॉल्व करता है, दैट इज एपिजेनेटिक, ट्रांसक्रिप्शनल, न्यूक्लियर शटलिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल। ये बेसिकली 4 तरह के इम्पोर्टेंट लेवल्स मेंशन किए गए हैं आपके यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, जैसे जो जिन जीन आरएनए बनाएगा, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल हो गया। अगर वहां पर कंट्रोल कर लिया जाए, दैट इज ये जो रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी जीन है, ये प्रोमोटर के साथ जाकर के जुड़ जाता है, और इस तरह, सॉरी, प्रोमोटर के साथ नहीं जुड़ता है, ये ऑपरेटर के साथ जुड़ता है। ये रेगुलेटरी जीन बने, जो ओपेरॉन सिस्टम की वर्किंग है वो इस तरह की है कि स्विच ऑफ होने के लिए ये रेगुलेटरी जीन, इसको बहुत अच्छे से समझिए, रेगुलेटरी जीन जाकर के ऑपरेटर के साथ ज्वाइन कर जाता है और ये ऑपरेटर पे यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जाकर के प्रोमोटर के साथ जुड़ ही नहीं पाएगा और ये पूरा सिस्टम ऑफ रहेगा। पर अगर तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम तो देख रहे हैं यूकैरियोट में कहाँ-कहाँ रेगुलेट कर सकते हैं, तो इस लेवल पे अगर कंट्रोल कर दिया गया तो स्विच ऑफ हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे आता है, मान लीजिए कि हो गया ये लेवल, आरएनए बन गया। इसके बाद अब आरएनए को हम जानते हैं, यूकैरियोट्स में आरएनए जो बनता है वो प्रीमैच्योर होता है, प्रीमैच्योर आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जिसको हम एचएनआरएनए भी कहते हैं। इफ यू रिमेंबर, ये एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए और प्रीमैच्योर आरएनए में जो रीजन्स होते हैं, इफ यू रिमेंबर, एक एक्सॉन्स होते हैं जो फंक्शनल होते हैं और इंट्रॉन्स होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं। दीज आर द इंट्रॉन्स जो नॉन फंक्शनल हैं और ये एक्सॉन्स हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, जो एमआरएनए बनाएगा, तो इस प्रोसेसिंग में ये सारे एक्सॉन्स जुड़ करके बनाएंगे और ये स्प्लाइसिंग, ये मेथड जो प्रोसेसिंग होती है, इट इन्वॉल्व्स कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। तो बेसिकली स्प्लाइसिंग इन्वॉल्व होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन मॉडिफिकेशंस इसको कहते हैं, पीटीएम मॉडिफिकेशंस। इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में बेसिकली इस एक्सॉन इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग को रोक दिया जाता है, तो उस लेवल पे भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर स्प्लाइसिंग ही नहीं हुई तो आगे मैसेंजर आरएनए, मैच्योर फंक्शनल मैच्योर आरएनए बनने ही नहीं दिया जाएगा। तो सेकंड लेवल वो हो गया। थर्ड लेवल पे मान लीजिए एमआरएनए बन गया। अब इस एमआरएनए को, ये सेल है यहाँ पे न्यूक्लियस में एमआरएनए बना, इसे किसी भी तरह से ये बन चुका, मैच्योर भी हो गया, अब इसको साइटोप्लाज्म में आना है। तो अगर इस लेवल पे बनने के बाद भी इसकी जो एग्जिट का रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसक्राइब करने, ट्रांसलेट करने के लिए एमआरएनए अवेलेबल ही नहीं है। तो ये थर्ड लेवल हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए। दिस इज द न्यूक्लियर आरएनए, ये ट्रांसपोर्ट के लेवल पे रोका गया। दिस इज द फर्स्ट लेवल हो गया ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड लेवल हो गया स्प्लाइसिंग, थर्ड लेवल हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए टू द साइटोप्लाज्म। एंड देन यहाँ तक भी अगर हो गया, देन कम्स द प्रोटीन लेवल, ट्रांसलेशन लेवल, जहां पर आकर के इसको अगर यहाँ से आगे बढ़ भी गया तो ट्रांसलेशनल कंट्रोल कर दिया जाए, ये जैसे रेगुलेटरी जीन जाकर के जुड़ जाए। ये सेम कंडीशंस ओपेरॉन सिस्टम तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमने देखा था राइबोसोम पे जाकर के जो साइट्स पे मैसेंजर आरएनए जुड़ेगा और वहां पे उस फंक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए कि राइबोसोम्स के दोनों यूनिट को नहीं जुड़ने दिया जाए, या टीआरएनए को एक्टिवेट काम करने से नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, राइबोसोमल आरएनए एक्टिवेट नहीं होगा, तो ट्रांसलेशनल लेवल हो गया। एंड फाइनली कुछ बुक्स में आपको हायर लेवल पे वैसे पढ़ना भी चाहिए, पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल भी होता है। ये जो न्यूक्लियो सॉरी पॉलीपेप्टाइड चेन या पेप्टाइड चेन बना, इसमें फिर एडिटिंग होती है और इसकी फोल्डिंग इनफोल्डिंग होती है, तो इस लेवल पर भी कंट्रोल करके ट्रांसलेशन जीन एक्सप्रेशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फेजेस हो गए यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के लिए, जिसमें एक छूटा हुआ है एपिजेनेटिक
कंट्रोल। एपिजेनेटिक लेवल, एपिजेनेटिक्स का एक बिल्कुल नया साइंस, डेवलपिंग साइंस है अभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, जिसका एपिजेनेटिक्स का, एपिजेनिक का मतलब होता है अराउंड द जीन। हमने देखा था डीएनए पैकेजिंग, अगर आपको याद हो तो डीएनए के स्ट्रैंड्स लट्टू के बॉल की तरह लिपटे हुए होते हैं हिस्टोन प्रोटीन पे, और एक एक प्रोटीन का एक एक यूनिट बनाता है न्यूक्लियोसोम, और इस तरह के न्यूक्लियोसोम जुड़ करके क्रोमैटिन बनाते हैं। तो वो हिस्टोन्स प्रोटीन का एपिजेनेटिक्स इंक्लूड्स द इंक्लूजन ऑफ केमिकल्स, स्पेसिफिकली यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स, कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं, ये इस कॉइलिंग सिस्टम को रोक देते हैं। ये मैंने कहीं पर तो एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, लेट अस सी। अच्छा, जब दिखेगा तो हम दिखा देंगे कि जो डीएनए पैकेजिंग तो आप पढ़ करके ही आए हैं, तो वो आपको याद ही होना चाहिए कि न्यूक्लियोसोम्स इस तरह से कंट्रोल करते हैं। ये न्यूक्लियोसोम्स हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ये बिल्कुल पैकेज्ड होते हैं। तो ये जो हिस्टोन के प्रोटीन्स हैं, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है मिथाइलेशन ऑफ सर्टेन हिस्टोन प्रोटीन्स, जो बना देते हैं, इस तरह से वो रोक देते हैं, अनकॉइलिंग को ही इफेक्ट कर देते हैं, ताकि वहीं पर कंट्रोल हो जाता है जीन का रेगुलेशन। सो दीज आर द रीजंस ऑफ द लेवल्स ऑफ द जीन रेगुलेशन दैट वी हैव, किन किन लेवल पे जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। नाउ दिस इज, ये तो हम देख चुके हैं कि ये जीन को रेगुलेट करते हैं। करने का दो तरह का तरीका होता है, या तो स्विच ऑन कर दें तो ये आगे बढ़ने लगता है, दिस इज द ओपेरॉन कंसेप्ट। अब ओपेरॉन कंसेप्ट भी हम देख चुके हैं कि दिस इज द बेसिक वे हाउ द जीन्स आर रेगुलेटेड, एंड दिस ओपेरॉन इज अ सिस्टम ऑफ और ग्रुप्स ऑफ द बंचेस ऑफ जीन्स हम कह सकते हैं, स्पेसिफिकली हर ओपेरॉन जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी। सिंपलेस्ट टाइप है प्रोकैरियोट्स में, जिसमें एक रेगुलेटरी जीन है। ये रेगुलेटरी जीन का अपना यूनिट है, प्रोमोटर है, यहाँ पर पी है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन इज द रेगुलेटरी जीन। ये रेगुलेटरी जीन जब जा करके ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर जाता है, तो ये प्रोमोटर के साथ जुड़ नहीं पाता है आरएनए पॉलीमरेज, और इस तरह से ये स्विच ऑफ हो जाता है, दैट इज द नेगेटिव जीन रेगुलेशन। एंड यहीं पे इसी को मैं मिटा करके पॉजिटिव जीन रेगुलेशन बता देती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा आगे आपको हर डिटेल्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए इंड्यूसिबल जीन एक्सप्रेशन के लिए एक एक्टिवेटर या इंड्यूसर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगेन द लैक्टोज शुगर इन द, अगर इश्चेरिशिया कोलाई के मीडियम में लैक्टोज शुगर उसे मिलता है, तो ये लैक्टोज शुगर काम करता है इंड्यूसर का। ये जो रेगुलेटरी जीन है, यहाँ पे आपको एक आई जीन मिलेगा, पी है प्रोमोटर, आई है इनहिबिटरी और रिप्रेशर जीन। ये जुड़ा रहता है नॉर्मल कंडीशंस में, अगर स्विच ऑफ रहना है जीन के एक्सप्रेशन को, तो ये आई जीन ऑपरेटर के साथ ज्वाइन किए रहता है, और जिसकी वजह से प्रोमोटर काम नहीं कर पाता है। जैसे ही मान लीजिए ये एक्टिवेटर में लैक्टोज आया, ये लैक्टोज जाकर के इस रेगुलेटर जीन्स के साथ कंबाइन कर लेता है, जिसकी वजह से ये जा ही नहीं पाएगा, ये रेगुलेटर जीन या रिप्रेशर जीन इसको कहते हैं, ये रिप्रेशर जीन को ये जाने ही नहीं देगा ऑपरेटर तक, तो ये ऑपरेटर फ्री हो जाएगा, और ये ऑपरेटर फैसिलिटेट करेगा, सबस्ट्रेट बनाएगा, जिस सबस्ट्रेट पर, जो कि यहाँ पे है लैक्टोज सबस्ट्रेट, और ये आरएनए पॉलीमरेज जाकर के यहाँ प्रोमोटर से जुड़ेगा, और इस तरह से स्विच ऑन हो जाएगा ये प्रोसेस। और ये प्रोटीन ए, प्रोटीन बी, एक तरह से चूंकि प्रोकैरियोट है, तो ये पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए है, और इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो दिस इज द इंड्यूसिबल और एक्टिवेटर और पॉजिटिव जीन, जिसका एग्जाम्पल है लैकोपेरॉन। अब ये लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, अराबेस ओपेरॉन, जो जैसा सबस्ट्रेट है जो एक्टिवेट या रिप्रेस कर रहा है पूरे ओपेरॉन सिस्टम को, उसके बेसिस पर ये ओपेरॉन्स का नाम होता है, जिसमें आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में मेनली पढ़ना है लैकोपेरॉन। सो दिस इज द जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद के आगे के स्लाइड्स में सारी चीजें दी हुई हैं, सारा आपका डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन
रेगुलेशन प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस में नहीं होता है, इसलिए ये साइटोप्लाज़्म में ही होता है। ये शुरू होता है न्यूक्लियस में, उसके बाद साइटोप्लाज़्म में होता है। सो ऑल दीज़ थिंग्स ये हम पिछले वीडियोज़ में सारा डिटेल्स देखते हुए आ रहे हैं। दिस इज़ द सिस्टम ऑफ लैकोपेरॉन, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। आपके नोट्स के लिए आप बाकी के स्लाइड्स को देखिए। And do like and share the channel if you like it. Press the bell icon to get the notifications of upcoming videos. See the description box जहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है आपको अपने इस एनसीईआरटी से रिलेटेड जो सिलेबस हम देख रहे हैं क्लास 12 का, इसमें 1 या 2 क्लास 11 के भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ अभी तो हम रेगुलेटरी जीन्स के बारे में ही देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस के बारे में, जेनेटिक्स को ही देख रहे हैं। सो do subscribe and spread the message.